सबसे पहले तो आप कंपनी के बारे में समझ लें। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज 2011 में पुणे से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। तब नाम होता था जॉग लेबोरेटरीज। उसके बाद 2018 में इस कंपनी को खरीदा ग्लेनमार्क फार्मा ने और इसका नाम फिर बदल के किया ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। एपीआई बनाने वाली ये दिग्गज कंपनी है और ढेर सारे इनके पास मॉलिक्यूल्स हैं और एपीआई बनाने का काम करती है। ये मार्च के जो हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक इनके पोर्टफोलियो में 120 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है एपीआई के। इससे आप समझ सकते हैं। थोड़ा और अंदाजा दूं कि किस तरह का बिजनेस करती है कंपनी। तो देखिए, पूरे दुनिया में इनका बिजनेस है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, लैटिन अमेरिका और बाकी कई सारे देश तो है ही। अच्छा, किस तरह के कस्टमर से वो समझ लीजिए। दुनिया की 20 सबसे बड़ी जेनरिक कंपनियां जो टॉप 20 फार्मा कंपनियां जो जेनरिक दवाएं बनाती है, उनमें से 16 कंपनियां ऐसी है जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के कस्टमर्स हैं। तो आप समझ लीजिए ये एपीआई बनाने वाली कंपनी है जिसकी पैन ग्लोबल प्रेजेंस है और सारे ग्लोबल बड़े कस्टमर्स जो हैं इनसे कारोबार करते हैं। आइए पहले अब इशू की आपको डिटेल्स दे दूं। जो इशू कल खुलने वाला है 29 तारीख को बंद होगा। प्राइस बैंड 695 से 720 रुपए। तो आप तो प्रैक्टिकली 720 रुपए मान के चलिए, नीचे वाला प्राइस बैंड काम करनी है। 720 रुपए में ही अप्लाई करना है। 20 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू में ना जो 1060 करोड़ का इशू ऐसा है जो पैसा कंपनी में जाएगा और ऑफर फॉर सेल में जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं 453 करोड़ की। तो ये आपके लिए कुल मिलाकर इशू साइज 1513 करोड़ की होती है और इशू के बाद जो कंपनी का मार्केट कैप होगा इसी इशू प्राइस पर 720 रुपए पर वो 8800 करोड़ से ज्यादा का होगा। तो ब्रॉडली ये समझ लीजिए 9000 करोड़ की मार्केट कैप वाली ये कंपनी। अब आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ यासिर रावजी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और यासिर रावजी साहब के पास ओवरऑल कंपनी की बिजनेस की स्ट्रेटेजी की जिम्मेदारी। पहले बता दूं उनका बैकग्राउंड, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से यासिर साहब ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से साइंस में बैचलर्स की डिग्री ली है। इसके साथ ही बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने केमिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में बैचलर्स की डिग्री एक और ली है। टेक्सास एंड यूनिवर्सिटी से पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट भी किया हुआ है। मैट्रिक्स लैब में काफ़ी लंबे समय तक सीनियर वीपी के तौर पर आप काम कर चुके हैं और अमेरिका में भी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन में आपने काम किया। तो लंबा गहरा अनुभव है इस फील्ड का। यासिर साहब, स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस के लिए वक्त देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, 1000 करोड़ के आसपास का पैसा कंपनी में आएगा, 1060 करोड़ रुपए। इसका इस्तेमाल कैसे करने वाली है कंपनी सर आपके आईपीओ के जरिए? दर्शकों को नमस्ते और आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमें शो पे आने का जो है अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सर। तो जो इशू है और उसका जो यूज होगा, ये जो 1060 करोड़ का जो वैल्यू है जो कंपनी में आएगी, उसमें क्या है कि इसका बैकग्राउंड ये है कि हमने जब ग्लेनमार्क फार्मा ने बिजनेस ट्रांसफर किया था ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में, तब उन्होंने बुक वैल्यू पे यानी 1162 करोड़ रुपए के वैल्यू पे ट्रांसफर किया था और हमने पिछले 2.5 साल में 350 करोड़ रुपए चुका दिया है। इंटरेस्ट भी चुका है 100 करोड़ का। तो कुल मिला के 450 करोड़ रुपए कब हमने दे चुके हैं। हमारे जो कैश बिजनेस से जो कैश आया उसमें से अब बचा है 800 करोड़। तो 800 करोड़ जो हम ये चाह रहे हैं कि 800 करोड़ अगर हम एक साथ वापस कर दें तो फिर हम कंप्लीटली डेट फ्री हो जाते हैं, यानी बिल्कुल डेट नहीं रहता कंपनी पे और जो कैश जो फिर आएगा वो आगे की ग्रोथ में जो है वो बहुत काम दे सकता है। अब रही बात बाकी जो 1060 करोड़ जो हम रेज करेंगे प्राइमरी इशू में, उसमें से जो बचता है हमारा जो दहेज की फैसिलिटी है, जो एक एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है इंस्पेक्टेड बाय एफडीए एंड अदर एजेंसीज, अदर यूरोपियन एंड जापानीज एजेंसीज, ये यहाँ पे अच्छा खासा हमारे पास फुटप्रिंट है जहाँ पे हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो प्लान ये है कि 155 करोड़ रुपया जो है उसमें हम कैपेसिटी बढ़ाने में जो है उसका वो 155 करोड़ जो है उसमें डालें और इसके अलावा भी जो है हमें ऑन्कोलॉजी में काफी हद तक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो वो एक 30 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट जो है ऑन्कोलॉजी प्लेटफॉर्म को तैयार करने में यही दहेज फैसिलिटी में जाएगा और बाकी जो ऊपर रहेगा वो थोड़े बहुत जनरल पर्पस में
वो यूज होगा, इस्तेमाल होगा उसमें। जी। अच्छा सर, मैं अगला सवाल आपसे पूछूं उससे पहले एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको जब एड्रेस किया तो यासिर सर बोल के किया, लेकिन वो आगे डॉक्टर नहीं लगा है। तो डॉक्टर तो लगना चाहिए आपके नाम के आगे। और ये डॉक्टर कौन सा, वो पीएचडी वाला डॉक्टर है या जी, मेडिकल वाला डॉक्टर है सर? नहीं, मैंने पीएचडी किया केमिस्ट्री में यूएस जाके। तो मैं तो वैसे बॉम्बे का हूँ, मुंबई का, ओके। लेकिन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके जी। फिर मैं चला गया था, विदेश चला गया था, यूएस चला गया था। वहाँ मैंने पीएचडी किया और फिर वहाँ काम भी किया, 9 साल के लिए काम भी किया, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन में और उसके पहले स्मिथ क्लाइन बीचम में। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आप फार्मा कंपनी में, तो फार्मा कंपनी में आमतौर पर डॉक्टर वो प्रॉपर मेडिकल डिग्री वाले भी होते हैं। आपने पीएचडी किया है, तो डॉक्टर यासिर राव जी साहब हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आपने जैसे कहा कि 800 करोड़ का लोन रिपेमेंट करेंगे, कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, बैलेंस शीट मजबूत। तो दो चीज मैं जानना चाहता हूँ। एक तो ये, फिर आप कितनी आपकी कॉस्ट बचेगी ब्याज की, वो बताइए। और दूसरा, ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ आपके कैश फ्लो तो मजबूत है, पौने 400 करोड़ का कैश फ्लो आपने बनाया है, तो वो कैश फ्लो भी आ रहा है, ब्याज की भी बचत होगी, फिर इतना पैसा आ जाएगा आपके पास में। सर, कुछ एक्सपांशन प्लान करने वाले हैं? देखिए, ये एक दफा ये 800 करोड़ रुपए चुक गया तो आप सही बता रहे हैं कि बिल्कुल, कि हमारे पास जो कैश जनरेट होता है बिजनेस से वो काफी होता है, 250-300 करोड़ के आसपास होता है। पिछले साल जो हमने इंटरेस्ट पे किया लोन पे, वो 87 करोड़ रुपए था। तो वो भी बच जाएगा। तो अब आपका सवाल ये है कि हम करेंगे क्या। तो हमारा हमारा यानी मतलब ही ये है कि हम जो है अगर ये लोन पे कर दें तो फिर ये कैश जो है ये एक्सपेंशन में काफी हद तक जा सकता है। एक एक्सपेंशन के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, जो हमारी जो दहेज फैसिलिटी है वो वहां पे होगी। और वो एक्सपेंशन का फायदा ये है कि हम एक साइट जो यूएस एफडीए इंस्पेक्ट कर चुकी है, उस साइट में हम जो है एक्सपेंशन करेंगे तो उस कैपेसिटी को हम तुरंत यानी काम में ला सकते हैं। और जो आगे वाला प्लान है वो ये है कि हम एक नई फैसिलिटी तैयार करें। 40 एकड़ जमीन हमने ले ली है महाराष्ट्र में, शोलापुर में जो एमआईडीसी है वहां पे। और उस पे हम एक नई मॉडर्न साइट जो है वो खड़ी करने जा रहे हैं। और उसका काफी यानी उसमें काफी इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। और आप यूं समझिए कि अभी जो हमारी कैपेसिटी है वो 750 किलो लीटर की कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी जो हमारी जो नई साइट है वो एक साइट में 800 किलो लीटर की कैपेसिटी आएगी। तो कुल मिला के 750 करोड़ 750 किलो लीटर जो है वो अभी है। फिर दहेज में 200 किलो लीटर और आएगा। और इसके इसके साथ साथ जो है एक 2-2.5 साल में वो जो हमारा ग्रीन फील्ड साइट है, नया साइट है जो शोलापुर में बनने जा रहा है 40 एकड़ पे, वहां पे 800 किलो लीटर और आएंगे। तो कुल मिला के आप यूं समझे कि एक 3 सवा 3 साल में 4 साल में समझे कि हमारी जो कैपेसिटी होगी वो डबल से ज्यादा हो जाएगी। यानी आज 750 किलो लीटर की कैपेसिटी है, वो जाके जो है 1700 किलो लीटर की कैपेसिटी बन जाएगी। और इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी अभी जो है इस वक्त में हमारी जो यूटिलाइजेशन है वो 85 से 90% की यूटिलाइजेशन है। और जिस तरीके से बिजनेस की ग्रोथ आ रही है वो हमें जरूरत है कि हम इसको तेजी से जो है आगे बढ़ाएं, ताकि ये कैपेसिटी टाइम पे बन जाए और हमको बिजनेस को सर्विस करने में काम आए। तो सर, एक बार फिर से बताएं, ये कैपेसिटी कितना 3 साल में डबल होगी जो आप बताएं? अभी आपने 3 साल ही कहा ना सर? मैं जो टोटल कैपेसिटी है वो उसको 4 साल लग जाएंगे, लेकिन जो जी। दहेज वाली कैपेसिटी है 200 किलो लीटर ओके। की, वो तो 2 साल में बन जाएगी। और उसके हम्म। साथ साथ ऑन्कोलॉजी का भी जो हम परफेक्ट। फुटप्रिंट डाल रहे हैं दहेज में, अ, वो वो एक दो हम्म। साल में बन जाएगी। तो और फिर जो, क्योंकि ग्रीन फील्ड को टाइम अच्छा ज्यादा सर, लगेगा। आपका। जी जी नहीं, जी आप जी बोलिए। जी जी, आप प्लीज पूरी आप बात पूरी करें सर जी। नहीं, ग्रीन फील्ड का क्या है कि ग्रीन फील्ड की कैपेसिटी में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि ब्रांड न्यू साइट होती है वो। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ जमीन है।
और वहां पे हमको पूरा यानी, और क्योंकि ये एक बहुत मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे कहते हैं फैसिलिटी होगी उसमें, काफी ऑटोमेशन रहेगा, और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी ज्यादा नई टेक्नोलॉजीज हम डाल सकेंगे वो हम डालेंगे उसमें। और इसके क्योंकि ये जो है हमारी बिजनेस, दोनों बिजनेस, जो जेनरिक बिजनेस है और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ये दोनों में काम देगा। तो इसको बहुत ही यानी बहुत ही हाई एंड तरीके से अच्छे इन्वेस्टमेंट डाल के बनाना पड़ेगा। तो उसको लग जाएंगे, आप यूं समझें कि वो स्टार्ट तो हो जाएगी, उसकी शुरुआत तो हो जाएगी एक 2 साल में कमर्शियल प्रोडक्शन, लेकिन कुल जो 800 किलो लीटर कैपेसिटी बननी है वो उसको उसको टाइम लगेगा, यानी वो उसको 4 4 साढ़े 4 साल लग जाएंगे। जी जी। अच्छा यासिर सर, एक एक दो चीजें मैं देख रहा था आपके प्रोस्पेक्टस में जो लिखी हुई है, कि भाई जो आपकी सेल्स आती है 40% के आसपास का रेवेन्यू आपका ग्लेनमार्क फार्मा और प्रोमोटर ग्रुप कंपनियों से आता है। तो वो थोड़ा चिंता रहती है कि भाई क्यों आप ज्यादा बिजनेस अपने प्रोमोटर ग्रुप के साथ ही क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्लेनमार्क फार्मा को आपके एपीआई की बहुत जरूरत है, इसीलिए 2018 में कंपनी का एक्विजिशन किया और उसके बाद सब्सिडी बनाकर लिस्ट कर रहे हैं। क्या क्या वजह है कि आपका इतना ज्यादा 40% बिजनेस अपने ग्रुप में से ही आ रहा है? ठीक है, थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि ये जब इसका जो शुरुआत हुई थी पहले, तो ये 20 साल पहले हुई थी। उस समय जो है ये बिजनेस, ये टेक्नोलॉजी और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है सिर्फ ग्लेनमार्क के लिए ही होता था। लेकिन एक 10 साल में जो हुआ ये कि ये बिजनेस आउटवर्ड लुकिंग हो गया, यानी हमारे बाहर के कस्टमर ज्यादा हो गए और ग्लेनमार्क का शेयर कम होता गया। तो आज की डेट में, आज इस समय जो है ग्लेनमार्क का बिजनेस 35 to 40%, 40% भी नहीं होता है, 40% पिछले साल इसलिए हुआ था क्योंकि वो जो फेविपिराविर था, जो फेबी फ्लू वाला ड्रग है कोविड के लिए, जो काम में आया, वो हमने बनाया था, तो उसमें काफी काफी सेल हुई ग्लेनमार्क को, तो उस वजह से वो 40% पे चला गया। लेकिन आमतौर से होता यह है कि हम 30-35% बिजनेस ग्लेनमार्क को जाता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये कम हो रहा है, ये बिजनेस ग्लेनमार्क से कम हो रहा है, ग्लेनमार्क के साथ जो बिजनेस होता है। और उसका कारण ये है कि हम लोग जो है बाहर के कस्टमर्स की पोर्टफोलियो के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं हमको ज्यादा दिख रही है। और ग्लेनमार्क का पोर्टफोलियो जो है, उनका पोर्टफोलियो एक अलग दिशा में जा रहा है। तो इस वजह से जो है हमको इतनी अपॉर्चुनिटी ग्लेनमार्क के पोर्टफोलियो में नहीं मिल रही है। तो आगे जाके तो ये कम ही हो जाएगा। अब वो कितना कम होगा वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन आज जो 30-35% है, वो जाके शायद 20-25% भी हो जाए अगले 4 से 5 साल में, क्योंकि पोर्टफोलियो, हमारा पूरा बिजनेस जो है वो पोर्टफोलियो के द्वारा जो है वो दिखाई देता है कि पोर्टफोलियो जिस तरीके से डेवलप हो रहा है दूसरी कंपनियों के साथ, आ, आज हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि ग्लेनमार्क के द्वारा इतना जो है पोर्टफोलियो डेवलप हो रहा है। जी। ओके। सर एक चीज और, जो भी कंपनियां ना जो चाइना के साथ किसी न किसी तरह का बिजनेस है, चाहे वो इंपोर्ट करे चाहे एक्सपोर्ट करे, तो हमें थोड़ी टेंशन रहती है कि पता नहीं कल को कुछ ऊंचा नीचे हो जाए, कुछ हो जाए तो बिजनेस पे कैसा असर पड़ेगा। अब आपके रॉ मटेरियल 40% के आसपास अभी जो है करीबन करीबन चाइना से आ रहा है, तो इसको लेके क्या स्ट्रेटेजी है, क्या कुछ मतलब वहां पे डिपेंडेंस कम करेंगे आगे चल के, कैसे करेंगे, ये थोड़ा समझाइए सर। ये थोड़ी इन्वेस्टर्स को चिंता रहती है। ओके, देखिए, डिपेंडेंस की जहां तक बात है, डिपेंडेंस तो हम 3 साल से बहुत ही यानी बहुत ही ज्यादा काम हो रहा है कि डिपेंडेंस कम करने की। अब हमने किया ये है कि जिन प्रोडक्ट में सिर्फ चाइनीज कंपनी का एपीआई केएसएम हम लेते थे, की स्टार्टिंग मटेरियल जिसको बोलते हैं, वहां पे हमने एक भारतीय कंपनी को भी डाल दिया है। तो ऐसा नहीं है कि अब हमारा डिपेंडेंस नहीं है, यानी एक या दो भारत की कंपनी और एक या दो चाइनीज कंपनी, इस तरीके से हम उसको डी रिस्क किया है हमने। पहले हमारी जो ये डिपेंडेंस थी चाइना पे, वो 30 से 35% थी, और वो हमने घटा घटा के उसको हम बहुत कम पे लेके आए हैं, और अब हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। लेकिन
होता यह है कि अगर हमारे पुराने पुराने जो है रिलेशनशिप है चाइनीज वेंडर्स के साथ, और हमको एक एक फायदा मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रही है उसमें, तो हमने उसको तोड़ा नहीं है, यानी क्योंकि उसमें कोई यानी तोड़ के फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो कंपनी भी एपीआई बनाना चालू कर देगी, तो क्या फायदा, यानी हमको फिर नुकसान होगा ना, यानी एक अलग कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि जब तक हमको वैल्यू मिल रही है चाइनीज सप्लायर से, तो उस वैल्यू का जो है हम उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो है अगर अगर कल को कुछ हो जाए और वहां से सप्लाई बंद हो जाए, चाहे उनका एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो या कोई कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो, अगर वहां से सप्लाई बंद हो जाती है तो हमारा काम रुकने वाला तो नहीं है, क्योंकि हमने इस टाइम पे इस समय हमने इंडियन कंपनीज को भी, भारतीय कंपनीज को भी हमने उसमें डाल दिया है हमारे सप्लायर्स में, और हम उनसे भी ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ हमने डाल दिया है उसमें, हम उनसे ले भी रहे हैं। तो अभी जो है हमारी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। लेकिन जो हम ले रहे हैं, ये जो 40% आपने देखा है, ये इसके कारण है कि हमको अच्छी खासी वैल्यू अभी भी मिल रही है चाइनीज सप्लायर्स से। ओके, ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी योजनाएं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की तरफ से आईपीओ को लेकर। यासिर राव जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे लिए वक्त निकाला आपने, अपने आईपीओ पर विस्तार से बातचीत की, कंपनी की योजनाएं बताई। आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि जैसा नाम ग्लेनमार्क फार्मा का है वैसा ही दमदार रिस्पांस आपके आईपीओ को मिले, और जो नई पारी की शुरुआत आप करने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट में अपनी कंपनी की, वो बड़ी कामयाब रहे, लंबी चले और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी वेल्थ बनाने वाली हो। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए सर जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, दर्शकों का भी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो ये है ग्लेनमार्क लाइफ की मैनेजमेंट, और कल खुल रहा है आईपीओ। अनिल जी, आपसे राय जानना चाहूंगा, अब तो आपने मैनेजमेंट से भी बात कर ली है, क्या व्यू बनता है सर इस कंपनी पर? बिल्कुल दीप, कल विस्तार से सुबह 8 बजे हमेशा की तरह, जो कि हमारी रस्म रिवाज है कि आईपीओ के खुलने के दिन सुबह 8 बजे हम इसका पूरा विस्तार से विश्लेषण करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट ये कह सकता हूं कि बहुत ही बढ़िया पेरेंटेज है, ग्लेनमार्क के ग्रुप की कंपनी है, बिजनेस जबरदस्त है। एपीआई बिजनेसेस में आप देख लीजिए कंपनियां क्या गजब का काम कर रही है, चाहे वो डीवीज से लेकर नीचे ग्रेन्यूल से लेकर सारी कंपनियां आप जानती हैं। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हैं, और पेरेंटेज स्ट्रांग है, सब कुछ बढ़िया है। खाली वैल्यूशंस देखने कि जो जिस प्राइस पर अब आईपीओ आ रहा है यहाँ पर वैल्यूशंस किस तरह के हैं, बस वही देखना है, तो वो देखकर डिसाइड कर लेंगे 720 रुपए में सस्ता है यानी। ऑन द फेस ऑफ इट तैयारी रखिए इस आईपीओ में पैसा लगाने की। विस्तार से विश्लेषण कल सुबह 8 बजे। आइए फिलहाल आप सभी से विदा लेने का वक्त है।